हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फीटल इमेजिंग। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी इमेजिंग, मतलब कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड, डॉपलर इमेजिंग, ये सब किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या क्या सेफ्टी रखा जाता है, सारे बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक एक्यूरेट इन्वायरमेंट बताना एंटीनेटल केयर के लिए। एंटीनेटल केयर करने का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी, लेबर आने से पहले क्या क्या केयर करें जिससे कि फीटल में कम से कम एबनॉर्मलिटीज, खराबी, त्रुटियाँ आ सकें और माँ और बच्चा दोनों सेफ रह सकें। सबसे पहला है सोनोग्राफी इन ऑब्स्टेट्रिक्स। सोनोग्राफी ये प्रीनेटल केयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों में किया जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चरल रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज हो, जैसे कि उसका सर नहीं बना है, ये सब उसको हम इजली रिकॉग्नाइज कर सकें। अब जानते हैं जैसे जैसे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वैसे वैसे इसके रिजोल्यूशन में और इमेज डिस्प्ले में भी क्या आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जिससे हम सिर्फ एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटीज ही नहीं देखते हैं, एनोमेलीज भी देखना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि अब 3D सोनोग्राफी और डॉपलर भी आने लगा है। 3D सोनोग्राफी 3D सोनोग्राफी में हम फीटस को ईजिली हम टीवी के मॉनिटर पर देख सकते हैं। ठीक है। अब ये सोनोग्राफी जो एग्जामिनेशन है, ये मेनली किसके द्वारा रिकमेंडेड है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। कब हुआ था, 2013 में। इनके अनुसार क्या है, ये जो अल्ट्रासाउंड है, सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन है, ये फीटल एनाटोमी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ और वेलबींग तीनों को चेक करता है। फीटल एनाटोमी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ और वेलबींग। तो अब इसके टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के बारे में भी तो डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो काम कैसे करता है, तो ये काम करता है हमारा साउंड वेव के द्वारा। साउंड वेव जाता है फीटस के पास और उसके बाद फ्लूइड या टिश्यू से या एमनियोटिक फ्लूइड या प्लासेंटा से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी में साउंड वेव कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो होता है ना अल्ट्रासाउंड, इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है। क्या, ट्रांसड्यूसर, जो मेनली बना होता है पियाजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का। अब ये क्रिस्टल का काम क्या है, ये क्रिस्टल जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव में। ठीक है। उसके बाद ये साउंड वेव जाता है, टिश्यू लेयर को पास करता है और उसके बाद वापस ट्रांसड्यूसर के पास आ जाता है। अगर अब देखिए, अब अंदर में जाने के बाद कहीं पे डेंस टिश्यू मिलेंगे, कहीं पर फ्लूइड मिलेगा, तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। अगर डेंस टिश्यू जैसे कि बोन, ये सब मिला, तो वेव क्या होगा, हाई वेलोसिटी रिफ्लेक्टिव वेव में जाएगा। अब हाई वेलोसिटी में जाएगा तो हम कैसा इको देखेंगे, तो हम इको जो देखेंगे वो रहेगा ब्राइट इको। ठीक है। और वहीं जब फ्लूइड आ गया तो कैसा हम इको देखेंगे, डार्क या अनइकोइक देखेंगे, काला काला दिखेगा। ठीक है। तो फ्लूइड को कैसे देखेंगे, डार्क, और अगर बोन ये सब जैसे कि डेंस टिश्यू हो गया, वो कैसा दिखेगा, ब्राइट। ठीक है। अल्ट्रासाउंड का जो साउंड वेव है ना, अगर कोई पूछेगा कि कितने फ्रीक्वेंसी से ये जाता है, तो मेनली एबव द 20,000 हर्ट्ज साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करता है। ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसड्यूसर है वो इमेज रिसोल्यूशन बहुत अच्छा देता है, लेकिन जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेट बहुत अच्छा से करता है। इसलिए जो हमारा ट्रांसड्यूसर है ना, वो एक टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसका नाम है वाइड बैंड विड्थ। ठीक है। जिससे कि ये रेंज को वो क्या कर सके, इजीली बैलेंस कर सके।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली 4 से 6 मेगाहर्ट्ज एब्डोमिनल ट्रांसड्यूसर यूज होता है, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 से 5 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर यूज होता है ताकि वो पेनिट्रेट कर सके और सही रिजोल्यूशन कर सके। इसी कारण हम अब एज्यूम कर सकते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें रिजोल्यूशन करना कितना ही हार्ड होता है। और हम ये भी समझ गए कि लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का क्यों यूज होता है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी में मेनली 5 से 10 मेगाहर्ट्ज वेजाइनल ट्रांसड्यूसर यूज होता है क्योंकि ये एक्सेलेंट रिजोल्यूशन देता है, ठीक है। और जो अर्ली फीटस है वो ट्रांसड्यूसर के क्लोज होता है। अब आते हैं फीटल सेफ्टी भी तो बहुत ज़रूरी है। तो सोनोग्राफी जो है वो मेनली वैलिड होता है मेडिकल इंडिकेशन के लिए, मतलब कि ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, ALARA प्रिंसिपल पे। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, ए से एज, लो, एज, रीजनेबल, अचीवेबल। लिख देती हूँ, एज, लो, एज, REASONABLY, रीजनेबली, ACHIEVABLE, अचीवेबल। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये सिर्फ उन्हीं में ज़रूरत होगा जिनमें फीटल एनोमेरीज है, जिनमें पैथोलॉजी में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये मेनली जो है ना फीटस के लिए सेफ माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड का ज़्यादा दिन एक्सपोजर होगा तो ब्रेन सेल का माइग्रेशन हो सकता है। उन्होंने शायद ये माउस पे किया था, माउस होता है ना, माउस चूहा, उस पे किया था। लेकिन ह्यूमन प्रेगनेंसी में ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अब जो हमारा सोनोग्राफी है मशीन है वो मेनली 2 तरह का इंडेक्स डिस्प्ले करता है। कितने तरह का इंडेक्स? 2 तरह का इंडेक्स डिस्प्ले करता है। एक है थर्मल इंडेक्स और दूसरा है मैकेनिकल इंडेक्स, ठीक है। अब थर्मल मेनली क्या पर है, जो हमारा सोनोग्राफी मशीन होता है वो 2 तरह का होता है, थर्मल और मैकेनिकल। नाम से ही देखिए, थर्मल मतलब क्या होता है, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। ये जो थर्मल इंडेक्स है ये एब्सोल्यूट नहीं, एकदम पूरी तरह नहीं, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, मतलब एग्जामिनेशन के समय में जो टेम्परेचर राइज होता है वो इसको मेजर करता है। कौन? थर्मल इंडेक्स, ताकि हमारे फीटस को इंजरी ना हो सके। जितना देर तक एग्जामिनेशन होता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होने का खतरा रहता है। और ज़्यादा कहाँ पर राइज होता है, बोन या सॉफ्ट टिश्यू। बोन में ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है एज कंपेरिजन टू सॉफ्ट टिश्यू। कभी कभी तो ऑर्गेनोजेनेसिस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम पल्स डॉपलर यूज कर रहे हैं तो पल्स डॉपलर मेनली जो ब्लड फ्लो है उसको नापता है। तो जो थर्मल इंडेक्स है वो लेस देन या इक्वल टू 1.0 होना चाहिए। एक्सपोजर टाइम जितना कम से कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोजर टाइम। ये किसने बताया है? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मशीन, ठीक है। अगर हमें फीटल हेल्थ के बारे में जानना है तो फीटल हेल्थ के बारे में कौन बताएगा? तो एम मोड। एम का मतलब क्या होता है? तो एम का मतलब होता है मोशन मोड। अगर हमें फीटल हेल्थ रेट जानना है तो पल्स डॉपलर इमेजिंग की जगह एम मोड इमेजिंग करना चाहिए। एक और होता है जिसका नाम है बी मोड इमेजिंग। क्या? बी मोड इमेजिंग। लिख देती हूँ, बी फॉर क्या होता है? ब्राइटनेस। ये देखता है कि बी मोड इमेजिंग या बी मोड अल्ट्रासाउंड एक लीनियर ट्रांसड्यूसर होता है जो स्कैन करता है बॉडी को 2 प्लेन में, ठीक है। बी मोड में क्या डिस्प्ले होता है? इसमें ब्राइट डॉट डिस्प्ले होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के इको को डिटरमाइन करता है। और ये इको वही, जैसे कि पता है आपको अल्ट्रासाउंड क्या होता है, रिटर्न बैक होता है और जिससे इमेज बनता है। तो इमेज कैसा कब बनेगा? अगर फ्लूइड रहा तो डार्क, अगर सॉफ्ट टिश्यू रहे तो ग्रे और सॉलिड रहा तो
वाई जैसे कि बोन ये सब है तो वाइट अपीयरेंस होगा अल्ट्रासाउंड में। मैकेनिकल इंडेक्स में मेनली हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। कौन सा प्रेशर? तो निगेटिव प्रेशर। और इसका अगर हमें इसका फार्मूला लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैकेनिकल इंडेक्स इज डिफाइंड एज पीक निगेटिव प्रेशर। मतलब निगेटिव प्रेशर का पीक हो जो डिवाइड किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एकॉस्टिक वर्किंग फ्रीक्वेंसी, जो मेनली मेजर करता है डेप्थ ऑफ द मैक्सिमम पल्स इंटीग्रिटी को मेजर करता है। तो ये कैसे हार्मफुल हो सकता है? अगर ये जो मैकेनिकल इंडेक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 रहा तो माइनर डैमेज होगा कहाँ पे? नियोनेटल लंग या इंटेस्टाइन। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0.7 हो गया तो इसके कारण क्या हो सकता है? कैविटेशन इंजरी हो सकता है। ठीक है, मैकेनिकल इंडेक्स मेनली क्यों यूज किया गया? तो ये जो माइक्रो बबल्स है ना जो यूज होता है मेनली एयर के लिए, वो प्रेगनेंसी में हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करते हैं? मैकेनिकल इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब अल्ट्रासाउंड में पेशेंट का कैसा पोजीशन होना चाहिए जिससे कि कम से कम इंजरी हो सके? तो पहला तो जो पेशेंट है वो एग्जामिनेशन के क्लोज होना चाहिए, उसका एल्बो जो है वो बॉडी के पास होना चाहिए, शोल्डर में एबडक्शन दूरी लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए, और जो आपका फेस है वो ऊपर की होना चाहिए। मतलब सुपाइन पोजीशन ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के किया जाता है ना, उस तरह भी कर सकते हैं। या टेबल को एडजस्ट कीजिए ताकि जो आपका फोर आर्म है वो पैरेलल टू द फ्लोर हो। ऐसे सामने नहीं, या हाथ सामने से सो जाइए और जो अपना हाथ है वो टेबल पे कम से कम एंगल बना के रख के सो जाइए। ठीक है, अगर आप बैठे हुए हैं तो चेयर का यूज कीजिए और उसमें बैक सपोर्ट होना चाहिए। आपका फीट भी क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए, और जो एंकल है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ना कि आप आगे की ओर मुड़े हुए रहें। मुड़ना उड़ना इसमें सही नहीं रहता है, क्योंकि उसके कारण हमारा जो अल्ट्रासाउंड है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, गलत भी दिखा सकता है। ठीक है, और ऐसा कोई ना काम करे जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो या मसल स्ट्रेन हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी, इसमें मेनली हम क्या देखेंगे? ये जो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सोनोग्राफी होता कब है। तो ये होता है बिफोर 14 वीक ऑफ गेस्टेशन। इसका इंडिकेशन क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन हो? तो सबसे पहले ये कंफर्म करता है इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी को। ये भी देखता है कि कहीं जो प्रेगनेंसी है ये एक्टोपिक तो नहीं है। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके कॉज को ये डिफाइन करता है। पेल्विक पेन है तो पेल्विक पेन क्यों होता है इसको ये इवालुएट करता है। गेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करता है। डायग्नोसिस करता है कि एक फीटस है या मल्टी फीटस है। कंफर्म करता है कार्डियक एक्टिविटी को। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोनिक व्हीलस सैम्पलिंग, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, लोकलाइजेशन और रिमूवल ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस को भी असिस्ट करता है। ठीक है, ये कभी कभी फीटल एनोमेलीज को भी एक्सेस करता है, जैसे कि एनेंसेफेली, जो पेशेंट हाई रिस्क के हों। पेल्विक मास मतलब कि मैटरनल पेल्विक मास और यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज़ को भी ये इवालुएट करता है। फीटल में कोई नूचल ट्रांसलुसेंसी तो नहीं है, उसको मेजर करता है। नूचल ट्रांसलुसेंसी होता क्या है? NT। ये जब मान लीजिए हमारा फीटस का नेक है और ये फीटस का स्किन है, इनके बीच में जो थिकनेस होता है तो इसी को हम नूचल ट्रांसलुसेंसी कहते हैं। तो इसको भी ये देखने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये भी देखता है कि जो हमारा पेशेंट है उसमें कोई गेस्टेशनल टोपोग्राफिक डिजीज़ तो नहीं हुई है। उसके बाद ये जो है ना, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है 3 ट्राइमेस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड और थर्ड एक साथ पढ़ा जाता है। फर्स्ट में हम मेनली क्या देखते हैं? गेस्टेशनल सेक्स साइज, लोकेशन, नंबर, एम्ब्रायो और यॉर्क सैक आइडेंटिफिकेशन, क्रोन लंप लेंथ,
फीटल नंबर, फीटल या एम्ब्रॉनिक कार्डिक एक्टिविटी, एम्ब्रॉनिक या फीटल एनाटोमी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना चाहिए, मदर का यूट्रस, एडिनेक्सा, कॉल्डी सैक और फीटल नूचर रीजन को एक्सेस करते हैं, जिसको नूचर ट्रांसुलेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते क्या क्या हैं। अल्ट्रासाउंड में कब किया जाता है, तो मैंने बोला था 14 वीक से पहले, लेकिन अभी नया नया आया है ना कि आपको अगर कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए कि 14 वीक तक नहीं हुआ तो आप कब तक कर सकते हैं, तो 13 वीक्स में 6 ऐड करके उतना वीक तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि बायोमेट्रिक प्रिडिक्टर ऑफ गेस्टेशनल एज मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, तो CRL। ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट बायोमेट्रिक प्रिडिक्टर ऑफ गेस्टेशनल एज, मतलब गेस्टेशनल एज कितना एज हुआ है फीटस का, इसका पता किसके द्वारा सबसे अच्छे से होता है, तो CRL के द्वारा। CRL का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉन लंप लेंथ। इसमें फीटस का हेड से लेके उसका बत्तख तक, लेग से मतलब नहीं है, हेड से लेके बत्तख का लेंथ मेजर किया जाता है। ठीक है, सेजाइटल प्लेन में इसमें यॉर्क सैक ये सब को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये इसका जो वेरिएंस होता है ना, अगर मान लीजिए कि एक बेबी से दूसरे बेबी में सिर्फ 3 से 4 दिन का ही अलग होता है, बाकी लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी में आप क्या डायग्नोसिस कीजिएगा, तो इसमें आप डायग्नोसिस करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड है इसमें क्या क्या देखेंगे। गेस्टेशनल सैक, क्रॉन लंप लेंथ, फीटल हेल्थ टोन, यॉर्क सैक, एडिनेक्सा, इसमें हम मेनली ओवरी का साइज और कॉर्पस लिथियम का लोकलाइजेशन देखेंगे और EDC देखेंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है, तो क्या क्या एविडेंस होता है प्रेगनेंसी का सोनोग्राफी में, तो अगर वीक के अनुसार देख रहे हैं तो 3rd वीक, 4th वीक, 5th और 6th। 3rd में आप देखिएगा रेसिडुअल इंडोमेट्रियम देखने को मिलेगा, 4th वीक में गेस्टेशनल सैक मिलेगा, 5th वीक में यॉर्क सैक मिलेगा, 6th वीक में एम्ब्रायो मिलेगा। तो गेस्टेशनल सैक सबसे पहले, ये सबसे रिलायबल साइन होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, ये मेनली कैसा होता है, कहाँ पर होता है, तो यूट्रस के बीच में, मतलब कि ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, तो ये बीच मीड से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इस तरह से कैसे भी होगा और ये इसेंट्रिक प्लेस्ड होगा। ठीक है, डबल रेसिडुअल सैक साइन भी प्रेजेंट होता है जब MSD ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 10 mm। अब मीन सैक डायमीटर क्या होता है, ये सोनोग्राफिक मेजरमेंट है गेस्टेशनल सैक का, जो मेनली हम 3rd वीक के अराउंड देखते हैं। कंसेप्शन मतलब कंसेप्शन के 3rd वीक के बाद, और अगर मेनिस्टर पीरियड कहे तो उसके 5th वीक के बाद। हम इसको मेजर कैसे करते हैं, अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो लेंथ प्लस हाइट प्लस विड्थ तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, और ये हर दिन 1 mm डायमीटर बढ़ता है। अगर इससे हम डे ऑफ प्रेगनेंसी निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो जितना नॉर्मल MSD आएगा mm में, उसमें 30 ऐड कर देंगे तो उतना हो जाएगा हमारा डे ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यॉर्क सैक, अगर कोई पूछेगा जो फर्स्ट एनाटोमिकल रिलायबल साइन क्या होता है, गेस्टेशनल सैक। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि जो फर्स्ट एनाटोमिकल स्ट्रक्चर जो गेस्टेशनल सैक में दिखता है सबसे पहले, वो होता है हमारा यॉर्क सैक। ठीक है, ये कब देखा जाता है, तो अभी ऊपर दिखाए थे 5 के वीक में होता है। तो इसमें MSD कितना होगा, मीन सैक डायमीटर 8 mm होगा। अभी भी ये जो है एम्ब्रायो यॉर्क सैक से अटैच होता है कब तक,
तो 8 वीक तक। अगर ये जो यॉर्क सैक का डायमीटर MHD है ये 2 mm से बराबर या कम हुआ तो माइक्रो यॉर्क सैक कहलाएगा, और 6 mm से ज़्यादा या इक्वल हुआ तो मैक्रो यॉर्क सैक कहलाएगा। और ये जो यॉर्क सैक है ना, ये ट्रू गेस्टेशनल सैक कहलाता है एम्ब्रायो बनने से पहले। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें मेनली हम क्या क्या देख सकते हैं, तो यूट्रस को इवालुएट कर सकते हैं, एडिनेक्सा और कोल्दी सैक को। लेकिन अगर सर्विकल लेंथ और रिलेशनशिप विथ प्लासेंटा टू द सर्विकल OS, तो इसके लिए हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अच्छा होता है। किसका सर्विकल लेंथ का, और प्लासेंटा और सर्विकल OS के बीच का रिलेशन जानना है। तो जो इंट्रायूट्राइन गेस्टेशनल सैक होता है ये तो आपको पता है कि कब दिखता है, तो रिलायबली विजुअलाइज होता है ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी के द्वारा 5th वीक में। और अगर एम्ब्रायो में कार्डिक एक्टिविटी देखना है तो मेनली 6th वीक में आप देख सकते हैं। एम्ब्रायो विजुअल हो जाएगा ट्रांसवेजिनल कब, जब एक बार मीन सैक डायमीटर 20 mm पहुंच जाए। तो इसका कहने का क्या मतलब है, ट्रांसवेजिनल जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमारा एम्ब्रायो विजुअल हो जाएगा जब हमारा मीन सैक डायमीटर कितना हो जाए, 20 mm हो जाए। अगर नहीं विजुअल हुआ तो इसका मतलब कि एन एम्ब्रोनिक है, मतलब कि एम्ब्रायो नहीं है। कार्डिक मोशन भी विजुअल हो जाता है ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग के द्वारा जब एम्ब्रायो का लेंथ 5 mm तक पहुंच जाए। कितना mm? 5 mm। फिर से कार्डिक मोशन भी विजुअल हो जाता है ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग के द्वारा जब एम्ब्रायो का लेंथ 5 mm हो जाएगा। तो अगर एम्ब्रायो लेस देन, क्या कह रहा है, अगर एम्ब्रायो लेस देन 7 mm हो और उसका कोई कार्डिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन इजरी का मतलब 1 सप्ताह के बाद फिर से ये एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा है, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। कहने का मतलब है मेनली कार्डिक मोशन 5 mm जब पहुंचता है ना एम्ब्रियोनिक लेंथ तो विजुअल हो जाता है। लेकिन अगर 7 mm का भी हो गया फिर भी कार्डिक एक्टिविटी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि 1 वीक के बाद दोबारा फिर से हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कि एक पार्कलैंड हॉस्पिटल है, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर डिमाइस देखने को मिला था। अगर डिमाइस कहने का क्या मतलब है, डेथ देखने को मिला था। एम्ब्रायो है ना 10 mm का हो गया था लेकिन उसमें कोई भी कार्डिक एक्टिविटी मोशन नहीं देखने को मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये एक एरर है। अब आते हैं इसके असेसमेंट में, कैसे हम अर्ली प्रेगनेंसी को एसेस कर सकते हैं। तो आपको पता है एम्ब्रायो डिटेक्टेबल हो जाता है जब उसका लेंथ 1 से 2 mm होता है। तब एम्ब्रायो है ना 1 mm पर दिन बढ़ता है। उसका अगर कोई बोलेगा कि एम्ब्रायो का इंक्रीजमेंट कैसे होता है, तो पर दिन वो 1 mm बढ़ता है। सिफेलिक और कॉडल इंद कितने mm पे होता है, अगर 53 दिन हो गया है, 53 दिन हो गया है। 53 दिन कहने का क्या मतलब है, 2 मंथ से थोड़ा कम, ठीक है, और 2 मंथ एबॉव तो होने वाला है। तो ये जो हमारा एम्ब्रायो है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 12 mm। कितना, 12 mm, मतलब इसको कहते हैं CRL, क्रॉन मतलब हेड, ये रंप मतलब कि बतख, लेंथ कितना हो जाएगा, 12 mm हो जाएगा। देखिए इसमें फीतस आपको दिख रहा है, ये हमारा फीतस है, ये देखें, है ना। आइए जो ब्लैक दिख रहा है, पहले ही बताए थे ब्लैक क्या होता है, तो फ्लूइड होता है, और जो वाइट होता है वो बोन होता है, और जो ग्रे होता है वो क्या होता है, वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। वायबिलिटी, कार्डिक जो एक्टिविटी है एम्ब्रायो में, जो कार्डिक एक्टिविटी है वो दिखेगा, कब दिखेगा, तो मेनली जब 2 mm एम्ब्रायो हो जाता है, और जब CRL मतलब कार्डिक पल्सेशन जब 2 mm एम्ब्रायो हो जाता है तब दिखता है। लेकिन हम लोग को सोनोग्राफी से कब दिखता है, जब CRL 5 mm का हो जाए तब उसमें कार्डिक एक्टिविटी भी दिखने लगता है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, यॉर्क सैक, इसके बारे में अब नॉर्मल फाइंडिंग में यॉर्क सैक का पहले बता दिए थे, 2 mm से कम होगा तो माइक्रो और 6 mm से ज़्यादा होगा तो मैक्रो यॉर्क सैक कहलाता है। एम्ब्रॉनिक ब्रैडिकार्डिया भी अब नॉर्मल फाइंडिंग है। एन एम्ब्रॉनिक प्रेगनेंसी, अभी बताया एन एम्ब्रॉनिक प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर MHD ग्रेटर देन या इक्वल टू 25 mm रहे और उसमें कोई भी यॉर्क सैक या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, हमारा एन एम्ब्रॉनिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। ठीक है। एम्ब्रॉनिक डिमाइस मतलब क्या होता है, ये भी अभी डील किया था, जब ये CRL ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 mm हो जाए लेकिन कोई भी कार्डिक एक्टिविटी शो नहीं हो तो प्रेगनेंसी फेल्योर। यहाँ पर 2 टर्म दिया हुआ है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। MHD विदाउट यॉर्क सैक कब हो जाएगा तो वो प्रेगनेंसी फेल्योर होगा, अगर तो ये ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में अगर 20 mm या उसके बड़ा ज़्यादा हो जाए और कोई भी ये यॉर्क सैक नहीं दिखे तो प्रेगनेंसी फेल्योर है, और अगर ट्रांस वेजाइनल कर रहे हैं तो 8 mm से ज़्यादा या बराबर हो तो। अब एम्ब्रायो नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा, तो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी से अगर 25 mm से बड़ा हो गया है हमारा वो सैक लेकिन फिर भी अभी ये एम्ब्रायो नहीं दिख रहा है तो वो प्रेगनेंसी फेल्योर दिखेगा होगा। और ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी से अगर 60 mm से ज़्यादा हो गया है, ये इक्वल है और एम्ब्रायो नहीं दिख रहा है तो ये क्या है, प्रेगनेंसी फेल्योर है। असेसमेंट हम कैसे करेंगे गेस्टेशनल एज का, तो मेनली CRL के द्वारा किया जाता है। मेनली मोस्ट प्रिसाइज कितना होता है, 84 mm, और ये ±5 डेज हो सकता है। क्रॉन रम्प लेंथ कितना है, तो ये हमारा सिफेलिक है, सिफालिक से बतख के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्रॉन रम्प लेंथ। अब हेड सरकमफेरेंस भी क्या है, गेस्टेशनल एज के असेसमेंट इसे कर सकते हैं। ये जो हेड सरकमफेरेंस है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है CRL और बाइपेट्रियल डायमीटर से। जब CRL का लेंथ ग्रेटर देन 84 mm हो जाए तो हेड सरकमफेरेंस ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है दोनों से। ठीक है। अब इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रायूट्राइन जो यूट्रस के अंदर हो, एक्स्ट्रा यूट्राइन जो यूट्रस के बाहर हो। तो इको स्ट्रक्चर ऑफ द प्लासेंटा, इको स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा मेनली हम इको से देखते हैं, मास, सिंगल, मल्टीपल, सिस्टिक स्पेस देखते हैं, लार्ज सब क्रोनिक फ्लूइड कलेक्शन देखते हैं कितना, तो 65 ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ प्लासेंटा देखते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ प्लासेंटा वर्सेस जो सर्विक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो ये पहले स्टेज में प्लासेंटा प्रीविया रिपोर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। पेशेंट जिसको पहले ही सिजेरियन हो चुका है उसमें हम देखते हैं एरिया किसके किसके बीच में, तो यूरिनरी ब्रेदर और यूट्राइन इस्थमस के बीच में कि सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है। गायनेकोलॉजिक पैथोलॉजी में हम क्या नोट करते हैं, यूट्रस का सेप्टा, एनोमेलीज, कहीं दो यूट्रस तो नहीं दिख रहा है, यूट्रस का शेप तो ये अलग नहीं दिख रहा है, ओवेरियन मास तो नहीं है, तो ये सब मेनली हम पैथोलॉजी में देखते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है तो कैसे साइन और सिम्टम पता चलेगा, तो एक तो हिस्ट्री ऑफ मेंस से, उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो पेन हो रहा है, ब्लीडिंग मेनली वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, एडिनेक्सल मास दिख रहा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम है ये, और ये मेनली अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम मेनली ये एक रूल देखते हैं जिसको उनका नाम है कुर्जक रूल ऑफ टूज। क्या, कुर्जक रूल ऑफ टू, जिसमें 2 का रूल चलता है, मतलब कि 2 mm डायलेशन होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसके बाद ट्यूब वॉल का थिकनेस 2 mm होता है। जो हमारा बीटा HCG टीटर है ना वो 2 दिन में 2 टाइम से कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट साइन में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, यूट्रस इम्प्टी है, अब बच्चा रहना चाहिए लेकिन इम्प्टी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा ओवरी में, कॉल्डिसैक फ्लूइड है उसमें। कॉल्डिसैक आपको पहले ही बताया है, जैसे कि ये हमारा वेजाइना है और ये हमारा क्या है, एनस है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस इस तरह का होता है इसी को कॉल्डिसैक कहते हैं।
एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों तरफ होता है। पेन करेगा जब हम प्रोब का से मैनिपुलेट करेंगे तब। अब देखते हैं जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें इन अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी और सीडोसैक दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन। तो लोकेशन अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी का कहाँ होता है, मिडलाइन के नीचे और डिसिडुआ के अंदर। सीडोसैक ये भी मिडलाइन में होता है लेकिन इंडोमेट्रियल लेयर के बीच में। शेप कैसा होता है, तो इसका सर्कुलर होता है और स्थिति एक जगह होता है और इसका इलोंगेटेड होता है और ये वेरी करते रहता है स्कैन के समय। बॉर्डर, तो इसका डबल बॉर्डर होगा, देखिए आप इस तरह से डबल बॉर्डर है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे सीडोसैक का तो इसका सिंगल सेड्यूलर लिंग है। कलर फ्लो तो हाई पेरिफेरल फ्लो दिखेगा, लेकिन ये जो सीडोसैक है इसमें एवेस्कुलर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो जो अर्ली IUP है वो 1 mm पर डे और सीडोसैक का कोई भी ये पता नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखते हैं लेवल ऑफ बीटा HCG। लेवल ऑफ बीटा HCG मेनली इसमें इम्ब्रोनिक चेंजेज होते हैं, जैसे कि 1000 से 2000 के बीच में रहता है, मतलब कि इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशनल सैक है। मतलब कि इंट्रा यूटेराइन गेस्टेशनल सैक में लेवल ऑफ बीटा HCG 1000 से 2000 के बीच में होता है। जब वहाँ पर एनाटोमिकल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जैसे कि यॉर्क सैक, तो बीटा HCG 7200 हो जाता है। अब जब यॉर्क सैक से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो बीटा HCG है 10,800 हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो बीटा HCG है वो डबल होता है 2 दिन में। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में ये क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और जब इक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो 60% इंक्रीज करेगा बेस लाइन से। अब आते हैं न्यूचल ट्रांसलुएंसी के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NT। ये होता क्या है, तो सबसे पहले ये कंपोनेंट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर एन्यूप्लॉयडी इन स्क्रीनिंग के लिए, मतलब कि कोई क्रोमोजोमल में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, ये मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। इसमें थिकनेस देखा जाता है, सबकुटेनियस एरिया बिटवीन स्किन एंड द फीटल स्पाइन एट द नेक ऑफ द बैक ऑफ द नेक। देखें ये जो हमारा ये वाला क्या है, हमारा फीटल का नेक वाला पार्ट है और ये फीटल का स्किन है। इसके बीच का ही थिकनेस देखा जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूचल ट्रांसलुसेंसी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेनली कम मेजर किया जाता है, तो बिटवीन 11 वीक से 14 वीक के बीच में किया जाता है। अगर इसका थिकनेस बढ़ गया, मतलब कि इसका ट्रांसलुसेंसी बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, फीटल एन्यूप्लॉयडी के चांसेस ज़्यादा हैं। मेनली स्ट्रक्चर एनोमेली जैसे कि हार्ट डिफेक्ट ज़्यादा होने लगते हैं। एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग में मेनली हम क्या यूज करते हैं, तो न्यूचल ट्रांसलुसेंसी मेजरमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और क्या क्या यूज करेंगे, तो मैटरनल सीरम ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HCG। ठीक है, मैटरनल SHCG। और क्या करते हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। तो मेनली हम ये एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग में हम 3 टेस्ट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। पहला जो था मैटरनल सीरम, क्या है, मैटरनल सीरम ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ठीक है, और तीसरा क्या था, न्यूचल ट्रांसलुसेंसी NT। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड एनोमेलीज, तो ये मेनली इसलिए तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी करते हैं। इसमें जो एन्यूप्लॉयडी स्क्रीनिंग होता है वो मेनली 11 से 14 वीक के बीच में किया जाता है। अब गाइडलाइंस क्या है, न्यूचल ये जो न्यूचल ट्रांसलुसेंसी है इसको मेजर करने के लिए
कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं हमारे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड में। तो पहला जो गाइडलाइंस है, जो मार्जिन ऑफ एंटी एजेज है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि हम इजीली कैलिपर से प्लेस करके हम इजीली उसको मेजर कर सकें। मतलब ये मार्जिन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फीटस मस्ट बी इन मिड सजाइटल प्लेन है। इमेज मस्ट बी मैग्नीफाइड इमेज होना चाहिए, सो दैट इट इज फिल्ड बाई फीटल हेड, नेक और अपर थोरैक्स। देखिए, इमेज है जो मैग्नीफाइड होना चाहिए, लेकिन इमेज में फीटल का हेड, नेक और अपर थोरैक्स दिखना चाहिए। उसका जो फीटल का नेक है वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, नहीं ज़्यादा फ्लैक्स और नहीं ज़्यादा हाइपर एक्सटेंडेड। एमनियन भी दिखना चाहिए। एमनियन का दिख रहा है, कैसे पता चलेगा? फ्लूइड कैसा होता है, तो डार्क होता है। किस में? तो अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, तो ये भी दिख गया। अब क्या है, जो प्लस, ये प्लस वाला है ना, इसी को कैलिपर कहते हैं। मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ न्यूचर स्पेस। मतलब कि ये प्लस वाला जो कैलिपर है, ये जो इनर बॉर्डर होता है न्यूचर स्पेस का, वहाँ पर होना चाहिए। कैलिपर कैसे होना चाहिए एक दूसरा से? तो परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस। जो फीटस है ना, उससे मेनली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर है। ठीक है। मेजरमेंट मस्ट बी obtained एट द वाइडेस्ट स्पेस। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर ही मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक क्विक रिव्यू करते हैं। मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग होता है, जो 11 से 13 प्लस 6 वीक हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ही बताए थे। इसमें कौन कौन सा होंगे, तो पहला जो है वो है न्यूचल ट्रांसलेंसी, जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। दूसरा PAPPA, ये क्या होता है? प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। और बीटा HCG जो अभी बताए थे, ये तीनों मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है एनप्लॉयडी का स्क्रीनिंग के लिए। अभी एक लेटेस्ट आया है एनीप्लॉयडी को चेक करने के लिए, जिसका नाम है NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है ना, मदर के ब्लड से सैंपल लिया जाता है। सैंपल में क्या, टिश्यू, कैसा टिश्यू? सेल फ्री फीटल DNA। ये सेल फ्री फीटल DNA आता कहाँ से है, तो प्लासेंटा के ट्रोफोब्लास्ट जो डेड हो जाते हैं वो मैटरनल ब्लड में आते हैं और वहाँ से मेनली लिया जाता है। ठीक है, टाइम 10 वीक के बाद कभी भी। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तब इसको फर्दर हम इन्वेसिव टेस्ट करते हैं। ये मेनली पार्टिकुलरली ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इसमें ये क्या क्या को प्रूफ कर सकता है, तो ये यूज होता है ट्राइजोमी ऑफ 18 क्रोमोजोम, 21 क्रोमोजोम और 13 क्रोमोजोम। कभी कभी मोनोजोमी ऑफ X क्रोमोजोम में भी इसका यूज हम करते हैं चेक करने के लिए। तो ये मेनली यूज होता है कहाँ, तो स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क वुमेन, जिसका एज 35 से ज़्यादा हो, जिसमें डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हाई हो। ठीक है, और ये माइनर मार्कर होता है अल्ट्रासाउंड का। ये इसमें अगर सिर्फ एंटी एलॉन राइज हो, मतलब कि न्यूट्रल ट्रांसपेरेंसी सिर्फ राइज हो, तो भी हम ये टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 टेस्ट किया जाता है कंबाइंड टेस्ट, NT-PA और HCG। मान लीजिए कि ये दोनों निगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये NIPT टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए। ये सिर्फ स्क्रीनिंग है। अगर निगेटिव है तो इन्वेसिव टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया तब हमें इन्वेसिव टेस्ट करने होंगे। ठीक है, इन्वेसिव टेस्ट में भी 3 आते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में यूज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम CSVE कहते हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब इन्वेसिव पढ़ेंगे तब। या थोड़ा आइडिया दें ही दो, चले थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं इन्वेसिव टेस्ट में क्या। तो हम चलिए देखते हैं कि इन्वेसिव टेस्ट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा यूज होता है। मेनली CVS क्या है,
कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, CHORIONIC, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग मेनली यूज होता है। इसमें ये कब देते हैं, ये मेनली 10 वीक से लेकर 13 वीक तक देते हैं। इसमें ट्रोपोब्लास्ट का सैंपल लिया जाता है और इसका जो रिजल्ट है ना वो विदिन 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आ जाता है। और अगर एबॉर्शन की बात करें तो रेट बहुत कम है, 1% है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब तो ये समझ गए इन्वेसिव टेस्ट में होता क्या है। तो इसमें मेनली कैरियोटाइपिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रल ट्रांसलुसेंसी के बारे में। इसमें मैंने क्या बताया था कि ये यहाँ पर के बीच का थिकनेस देखता है। ठीक है, इसमें देखिए नसल बोन भी दिख रहा है। तो और न्यूट्रल ट्रांसलुसेंसी 11 वीक से 14 वीक के बीच में होता है। फीटस सजाइटल प्लेन में होना चाहिए, नेक न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। और अगर ये जो है ये क्या है, नेप ऑफ द नेक है और ये बीच में सॉफ्ट टिश्यू है और ये स्किन है, इसके बीच की दूरी। अगर ये दूरी ग्रेटर देन 3 mm रहे, इसका मतलब क्या है, ये एबनॉर्मल है। मतलब कि अब हमें एनिप्लॉयडी करना पड़ेगा। राइज एंटी का मतलब क्या है, तो देखिए या तो डाउन सिंड्रोम है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, या टर्नर सिंड्रोम या कार्डिक एनोमेलीज है। ठीक है, अब तो क्या करना पड़ेगा, इन्वेसिव टेस्टिंग और कार्योटैपिंग करना पड़ेगा। इन्वेसिव टेस्टिंग के पहले हम क्या करते हैं, NIPT करते हैं। ठीक है, और अगर कार्डिक एनोमेलीज मिला तो हम क्या करेंगे, टारगेटेड सोनोग्राफी करेंगे। जो आगे पढ़ेंगे टारगेटेड सोनोग्राफी करेंगे। इसमें फीटल इको कार्डियोग्राफी करते हैं और ये कब होता है, 20 से 24 वीक में, जो मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाता है। अदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मार्कर क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि नसल बोन एब्सेंट है, सिस्टिक हाइग्रोमा होया हुआ है, मतलब जो लिम्फेटिक वेन है उसमें क्या है, लिम्फेटिक में क्या हो गया, स्वेलिंग आ गया, ट्राइकैप्सिड रिगर्गिटेशन हो गया। तो ये सब मेनली क्या होता है, तो एनिप्लॉयडी का क्या है, मार्कर है। तो अगर सिस्टिक हाइग्रोमा रहा, मतलब कि लिम्फेटिक स्वेलिंग रहा और ये फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसका सेकंड चांस है ये टर्नर सिंड्रोम का, उसके बाद ट्राइजोमी ऑफ 18 और उसके बाद कार्डिक एनोमेलीज। ठीक है, कार्डिक एनोमेलीज में भी स्पेशली हाइपोप्लास्टिक ऑफ लेटरल हार्ट। लेकिन अगर सिस्टिक हाइग्रोमा सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गया तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है वो है टर्नर सिंड्रोम। तो इस तरह से आप याद रखिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर सिस्टिक हाइग्रोमा रहा तो डाउन सिंड्रोम, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिला तो टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मिड ट्राइमेस्टर स्कैन में आगे बढ़ने से पहले हम टाइप ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा अभी देखा ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो ये सब होता क्या है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेनली जब टाइप ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो मेनली 5 टाइप का होता है। पहला होता है TAS ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, TVS ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, डोपलर अल्ट्रासाउंड, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, और जो लास्ट है वो है 3D USG। 3D USG मतलब कि 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये मेजर टेक्निक होता है, मतलब ये जो इमेजिंग है ना ये मेनली सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए होता है। पेशेंट को क्या होना चाहिए, उसका जो ब्लेडर होना चाहिए वो फुल होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पुश करता है यूट्रस को आउट ऑफ द पेल्विस, और ये प्रोवाइड करता है एकॉस्टिक विंडो जो डिस्प्लेस करता है जो पेल्विक बॉल लूप होता है सुपीरियरली, उसको डिस्प्लेस करता है। ठीक है, रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट,
ये कैसा इक्विपमेंट है? रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है। इसमें क्या क्या होता है? तो सेक्टर ट्रांसड्यूसर होता है और लीनियर कर्व अरे ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, इसका पिक्चर्स में आप मेनली देखिएगा इस तरह का लॉन्गिट्यूडिनल एब्डोमिनल, जैसे कि इस तरह का एब्डोमिनल व्यू दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ पर यूट्रस दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ये मेथड ऑफ चॉइस किसके लिए है? तो किसी को अगर इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर हो गया है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, नॉर्मल और एबनॉर्मल फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी हो गया है, डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल एनोमोलीज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर दोनों में यूज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कैसे यूज करते हैं? तो जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। और बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल एनोमलीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें पेशेंट का ब्लेडर एम्प्टी होना चाहिए ताकि यूट्रस को पीछे किया जा सके। ठीक है, ये स्पेशली डिजाइन होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर का क्या काम था कि इसका जो रिजोल्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, मतलब कि हायर रिजोल्यूशन इमेज इसमें बनता है। ये मेनली जो मोती पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेरिजन टू ट्रांस एब्डोमिनल। लिमिटेशन क्या है? तो इसका जो बीम है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है और ये मोर इन्वेसिव नेचर होता है। इन्वेसिव करने का मतलब कि अंदर जाने वाला। इसका जब आप अल्ट्रासाउंड देखिएगा तो इस तरह का पिक्चर दिखाएगा। ये है, यहाँ पर आपका इस तरह से यूट्रस दिखाएगा, ये यूट्रस रहेगा, यहाँ पर इस तरह से एंडोमेट्रियम दिखाएगा। ठीक है, अब है डोपलर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये मेनली फीटल कार्डिक पल्सेशन, देखिए जहाँ पर भी टर्म डोपलर आ जाए, क्या डोपलर, तो इसका यूज होता है मेनली ब्लड, जहाँ पर से ब्लड हो। ठीक है, तो ये फीटल कार्डिक पल्सेशन में, पल्सेशन जो फीटल ब्लड वेसल होता है उसके पल्सेशन में मेनली हेल्प करता है। और ये हमारा जो IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को भी देखने में हेल्प करता है। ठीक है, टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, ये मेनली लोअर एम्पलीट्यूड का होता है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी का होता है। इसका काम क्या है? तो ये फीटल स्ट्रक्चर को सही से देखने में हेल्प करता है। 3 डायमेंशनल UHG, ये मेनली इसमें जो भी पिक्चर्स आते हैं ना ट्रांसड्यूसर में, वो सीरीज ऑफ इमेज रहते हैं जो मेनली कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ये हेल्प करता है क्लेफ्ट लिप, स्पाइनल बाइफिदा या पॉलीडेक्टेरिया को आइडेंटिफाई करने में। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेनली ये कब परफॉर्म होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म होता है 9 से 12 वीक के बीच में। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कब ये परफॉर्म होता है? 18 से लेके 20 वीक में। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 22, चलिए 18 से 22 वीक में चलता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये मेनली हमारा गेस्टेशनल सैक और एम्ब्रायो को देखने में हेल्प करता है। ये देखिए, ठीक है, ये क्या दिख रहा है? यॉर्क सैक दिख रहा है। उसके बाद ये 4th वीक का एम्ब्रायो हो गया है। इस तरह से इसका प्रजेंस और एब्सेंस पता चलता है। यहाँ पर क्या है? प्रजेंस है, ये हमारा बेबी है। फिर ये क्या दिखा रहा है? 2 गेस्टेशनल सैक, एक गेस्टेशनल सैक है या 2 गेस्टेशनल सैक है, ये पता चल रहा है। इसमें यॉर्क सैक भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना फीटल का नंबर है ये पता चलता है। यूट्रस, यूट्रस और सर्विकल प्लग होता है, तो कैसे पता चलता है? यहाँ पर देखिए इस तरह से पता चल रहा है। इवैल्यूएशन ऑफ
यूट्रस एंड एडिनेक्सल स्ट्रक्चर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नूजल ट्रांसलुसेंसी, ये तो पिक्चर पहले भी दिखाया था। नेक कप और इस सब कुटेनियस टिश्यू के बीच का स्पेस, ठीक है, ये 3 mm से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी। ये क्या है, द ट्रिपलेट विथ सब कोरियोनिक ब्लीडिंग, देखिए 3 को बना हुआ है, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा यूट्रस है और ये ब्लेडर है। ट्विंस प्रेगनेंसी, यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हो रहे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ट्विंस प्रेगनेंसी। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या देखते हैं, द फीटल लाइफ नंबर और प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए अब आते हैं मिड ट्राइमेस्टर स्कैनिंग। ये मेनली 18 से 22 वीक के बीच में होता है और ये स्टैंडर्ड केयर करता है प्रेगनेंसी लो रिस्क में है या हाई रिस्क में है। ये फीटल लाइफ नंबर, प्रेजेंटेशन, ये सबको भी शो करता है, कितना अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है। ये रिकॉर्ड करता है प्लासेंटा के लोकलाइजेशन को। और क्या रिकॉर्ड करता है, तो फीटल का एज कितना है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं बायोमेट्रिक के अनुसार, फीटल बायोमेट्रिक के अनुसार। अब फीटल बायोमेट्रिक में क्या आएगा, तो इसमें मेनली 4 चीज़ आते हैं बायोमेट्रिक में। पहला बाईपेराइटल डायमीटर, दूसरा हेड सरकमफेरेंस, तीसरा फेम्यूल लेंथ, चौथा एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। ये चारों के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। और इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को भी इवालुएट किया जाता है, जैसे कि सेरिबेलम या सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, स्पाइन, स्टोमक वॉल, एब्डोमिनल वॉल, ब्लेडर, किडनी, चारों लिम्ब है कि नहीं है, हार्ट का चारों चैम्बर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो एज ऑफ गेस्टेशन है AOG, इसको हम कैसे देखते हैं। तो मेनली जो भी हमारा एज ऑफ गेस्टेशन है उसमें हम प्लस और माइनस 7 डेज कर देते हैं 12 से 24 वीक में, और अगर 24 से 28 वीक में है तो -14 करते हैं, और 29 वीक से ज़्यादा है तो -21 करते हैं। इससे क्या हो जाता है, मेनली एज ऑफ गेस्टेशन पता मतलब फीटल का एज पता चलता है। ये मेनली जो फीटल एज एस्टिमेशन है ये एक्सेस करता है गेस्टेशनल एज को, और ये क्या है, फंडामेंटल होता है ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए। जैसा कि हमें पता है अल्ट्रासाउंड एक रिलायबल मेथड होता है लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी को जानने के लिए। तो हम कैसे करते हैं, तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या किया था, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई किए थे गेस्टेशनल सैक को, ठीक है, फीटल एज एस्टिमेशन के लिए, और उसको कोरिलेट किए थे MSD मीन सैक डायमीटर और CRL से, और दोनों का मेनिस्ट्रल एज देखे थे। उसके बाद हम एम्ब्रायो को विजुलाइज किए थे किसके द्वारा, तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी के द्वारा, और इससे हम एस्टिमेट किए थे क्रॉन लंप लेंथ, ठीक है। और तीसरा कैसे हम एज को एस्टिमेट किए थे, तो नूचल ट्रांसलुसेंसी के अनुसार। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, फीटल एज एस्टिमेशन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वही बायोमेट्रिक के साथ करेंगे। लेकिन ये सिर्फ बायोमेट्रिक पे बेस नहीं होता है, इसके साथ साथ हमें नॉन बायोमेट्रिक पैरामीटर को भी देखना पड़ता है। तो फीटल बायोमेट्री ये एक पैरामीटर होता है जिसमें हम बाईपेराइटल डायमीटर, हेड सरकमफेरेंस, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस और फीटल डायफाइसिस लेंथ या फीटल लेंथ भी इसको कहा जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो बाईपेराइटल डायमीटर है ना, वो अराउंड 9 वीक एंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, हम कभी भी कर सकते हैं 9 वीक के बाद और प्रेगनेंसी के एंड के पहले, ठीक है। हेड सरकमफेरेंस ये मेनली गेस्टेशनल एज को प्रिडिक्ट करता है कि हमारा जो स्कल का शेप है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। एब्डोमिनल सरकमफेरेंस ये भी सिमिलर होता है हेड सरकमफेरेंस के द्वारा, लेकिन ये लेस एक्यूरेट होता है। ये मेनली जो हमारा फीटस है उसका लॉन्ग परपेंडिकुलर प्लेन दिखाता है, ठीक है।
जैसे कि बायोपैराइटल डायमीटर और हेड सरकमफेरेंस मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो जो हमारा फीटस है, जैसे ये हमारा फीटस है, तो इसका हम मेनली क्या देखते हैं, इस तरह का चारों पार्ट देखते हैं और इसके डायमीटर को हम ये मेजर करते हैं। ठीक है, बायोपैराइटल डायमीटर एक इधर से और एक इधर से, 2 हो गया बायोपैराइटल डायमीटर। ठीक है, फेम्यूल का लेंथ कैसे देखेंगे। फेम्यूल का लेंथ ओनली लॉन्ग बोन मेजर किया जाता है। फेम्यूल मेजरमेंट, इसमें सिर्फ लॉन्ग बोन को मेजर किया जाता है रूटीनली। मल्टीपल फीचर ग्रोथ पैरामीटर ये थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए रखा जाता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन वही निकला कि हमारा फीटल एज एस्टिमेशन क्या होता है, फंडामेंटल होता है ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए और अल्ट्रासाउंड रिलायबल मेथड है। अब चलिए एस्टिमेटेड फीटल वेट, जैसा कि हम साइज की बात करें तो वो तो मेनली मिनिस्टर एज से हम एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी वुमेन को मिनिस्टर एज, लास्ट मिनिस्टर एज पता नहीं रहता है, तो वो इनकरेक्ट बोल देती है, जिससे कि हम सही साइज एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर गेस्टेशनल एज डिटरमाइन कैसे होता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो मेनली अर्ली स्कैन में किया जाता है और उसके बाद उसको ये नेमोग्राफ से ये कंपेयर करके उसी को फॉलो अप किया जाता है। ये मेनली होता है 2 से 3 वीक आफ्टर द स्कैन। ठीक है, अब जो हमारा ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी है ना, इसका 3 टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला जो है वो है स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, दूसरा है स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन और तीसरा कौन सा है, लिमिटेड एग्जामिनेशन। तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन था, ये होता है आफ्टर 18 वीक, 18 वीक के बाद ये मेनली होता है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, इसमें मेनली हम फीटल का नंबर देखते हैं, उसमें कितना एमनियन है, कितना मल्टीपल गेस्टेशन है, ये सब देखते हैं। फीटल का कार्डिक एक्टिविटी, फीटल प्रेजेंटेशन, सिफेलिक है कि फुटलिंग है, प्लासेंटा का लोकेशन, अपीयरेंस, उसका रिलेशनशिप विथ इंटरनल सर्विकल ओएस, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, गेस्टेशनल एज असेसमेंट, फीटल वेट एस्टिमेशन जो अभी देख रहे थे, उसके बाद फीटल एनाटोमिकल सर्वे, इवालुएशन ऑफ मदर यूट्रस, एडिनेक्सा और सर्विक्स, ये सब मेनली हम देखते हैं। और भी इसमें क्या देख सकते हैं, तो इसमें मेनली देखा जाता है जो मिनिमम एलिमेंट होता है स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ फीटल एनाटोमी का, वो है हेड, फेस और नेक के बारे में देखना। अब हेड, नेक, फेस के बारे में क्या, तो इसका लेटरल सेरिब्रल वर्टिब्रा, वेंट्रिकल्स, कोराइड प्लेक्सस, मिडलैंड फ्लैक्स, कैवम सेप्टुम पेलुसिडी, सेरिबेलम, सिस्टर्ना मैग्ना, अपर लिप, नूचर फोल्ड, जो मेनली 15 से 20 वीक में देखने को मिलता है। टेंशन नहीं लीजिए, बाद में सबको एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या चेंजेज होता है। चेस्ट में मेनली जो 4 चैम्बर होता है हार्ट का, वो देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक देखते हैं, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक देखते हैं। एब्डोमेन में स्टोमक, अपर जेन, साइज, सीटस, किडनी, यूरिनरी ब्लेडर, एम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन, एम्बिलिकल कॉर्ड वेसल नंबर। स्पाइन में जो उसका 5 पार्ट होता है, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल। स्पाइन के बारे में जानेंगे, क्या एबनॉर्मलिटीज है या नॉर्मल है। एक्सट्रीमिटीज में लेग और आर्म के बारे में जानेंगे। फीटल सेक्स, मल्टी फीटल गेस्टेशन है या सिंगल गेस्टेशन है, ये सब के बारे में मेनली हम इस देखेंगे, वो भी वीडियो के आगे। और ये सब मेनली किस में देखा जाता है, तो स्टैंडर्ड सोनोग्राफी एग्जामिनेशन में। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन। स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन को हम टारगेटेड एग्जामिनेशन भी कहते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन है उसका बहुत सारा टाइप है। इसको टारगेटेड एग्जामिनेशन कहते हैं। इसमें मेनली हम डिटेल एनाटोमिकल सर्वे करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं है। तो इसमें होता क्या है, हम ये करते कैसे हैं सस्पेक्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, एबनॉर्मल फाइंडिंग, ये सब मेनली देख के, और जो एबनॉर्मल फाइंडिंग स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ये सब को देख के हम टारगेटेड एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। कभी कभी फीटल इकोकार्डियोग्राफी और डॉपलर इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है, और बायोफिजियो प्रोफाइल और बायोमेट्रिक मेजरमेंट, ये सब हम किस में करते हैं, स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन में करते हैं। लिमिटेड एग्जामिनेशन ये मेनली परफॉर्म होता है स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेश्चन में, जैसे कि एग्जाम्पल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम असेसमेंट, प्लासेंटा का लोकेशन, फीटल प्रेजेंटेशन, वेरिएबिलिटी, ये सब। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीटल बायोमेट्री में जो हम पढ़े थे ना, उसको एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड फीटल बायोमेट्री में क्या हम एस्टिमेट किए थे, ये चारों चीज़ें, तो इसका एक एक करके हम पूरी तरह एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो बाइपेराइटल डायमीटर है, ये मोस्ट एक्यूरेट रिफ्लेक्स होता है किसके लिए, तो गेस्टेशनल एज के लिए। इसमें वेरिएशन कितने होते हैं, तो 7 से लेके 10 दिन तक। ठीक है, बाइपेराइटल डायमीटर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट है गेस्टेशनल एज के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बाइपेराइटल डायमीटर होता है, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है गेस्टेशनल एज के लिए। इसमें सिर्फ 7 से लेकर 10 दिन तक आपको वेरिएशन देखना पड़ेगा। अगर हम इसका ट्रांसथैलेमिक व्यू देखते हैं, ये इसका ट्रांसथैलेमिक व्यू है, तो इसमें जो हेड है ना, वो यहाँ पर है। ये कहाँ पर होता है, कैवुम सेप्टुम पेलुसिडम के पास होता है, और थैलमी यहाँ पर होता है, थैलमस, ये जो दो ये स्टार जैसा देख रहे हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, बाइपेराइटल को अगर मेजर करना है तो परपेंडिकुलर से जाइटल क्या कीजिए, लाइन कीजिए, और उसको फिर मेजर कीजिए कहाँ से, तो आउटर एज ऑफ द स्कल से लेके इनर एज ऑफ द स्कल तक। ठीक है, जो नियर फील्ड होता है ना, वो क्लोजर टू द सोनोग्राफिक ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, हेड सरकमफेरेंस हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये मेजर किया जाता है मेनली स्कर के आउटर बॉर्डर के चारों तरफ। अगर फेम्यूल लेंथ की बात करना है, तो फेम्यूल लेंथ कैसे हम मेजर करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर, एक तो ओनली लॉन्ग बोन का होता है, और इस तरह से हम मेनली इसका देखते हैं। ये पिक्चर दिख रहा है ना, यही फेम्यूल लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है। इसमें एपिफाइसिस को छोड़ दिया जाता है। एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, तो सी जो ये इमेज है, ये एब्डोमिनल सरकमफेरेंस का है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसवर्स मेजरमेंट करते हैं स्टोमक का, जिसमें से जे शेप, देखिए जे शेप है ना, ये जे शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसी में क्या होता है, मेनली हमारा अम्बिलिकल वेन और राइट पोर्टल वेन रहता है। ये ओनली वन रिब इज विजिबल ऑन द साइड ऑफ एब्डोमेन, सिर्फ एक ही विजुअल होगा, एक रिब से विजुअल होता है, जो भी कहाँ पर होता है, एब्डोमेन के पास होता है। और इसका मतलब इमेज पिक्चर को समझ लिए। ठीक है, हेड सरकमफेरेंस में हम क्या कहे थे कि जो स्कल है उसके आउटर बॉर्डर के चारों तरफ मेनली लिया जाता है। तो मेजर हम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर। और इसको कैलकुलेट करते हैं वो कैसे, तो एक तो बाइपेराइटल डायमीटर से और दूसरा ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर से। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, सिफेलिक इंडेक्स निकालना है ना, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। किसको, बाइपेराइटल डायमीटर को डिवाइड कर दीजिए ऑसिपिटोफ्रंटल डायमीटर से, तो आपका निकल जाएगा सिफेलिक इंडेक्स। अगर हेड का शेप जो हुआ फ्लैटन रहा, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसमें उसको क्या कहेंगे, दोली को सिफेली कहेंगे। अगर हेड कैसा रहा है, फ्लैट रहा तो। अगर राउंड रहा तो
ब्रैकीसेफेली कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेड का शेप अगर कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा तो डोलिकोसेफेली, और अगर राउंड रहा तो कैसा हो जाएगा, ब्रैकीसेफेली। हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा रिलायबल होता है किससे, बाइपैराइटल डायमीटर से। बाइपैराइटल डायमीटर मोस्ट एक्यूरेट होता है गेस्टेशनल एज के लिए, लेकिन जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं इसमें हेड सर्कमफेरेंस ज़्यादा रिलायबल होता है। ये डोलिकोसेफेली और ब्रैकीसेफेली है वो मेनली नॉर्मल वेरिएंट है, और मे भी सेकेंडरी पोजीशन चेंजेज हो सकता है, या ये ओलिगोहाइड्रोप्स के कारण भी देखने को मिल सकता है। ये जो डोलिकोसेफेली है ये ऑकर होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और जो ब्रैकीसेफेली है ये मेनली डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से हम दो बात में डिवाइड कर देते हैं, इधर डोली लिख देते हैं, इधर ब्रैकी लिख देते हैं। डोली मेनली कैसे होता है, जब हेड फ्लैट होता है, और ब्रैकीसेफेली कब होता है, जब हेड राउंड होता है। डोलिसेफेली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलता है, और ब्रैकीसेफेली डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अगर स्कल का शेप एबनॉर्मल रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो सही से जुड़ा ना हो, क्रैनियोसिन्थोसिस हो सकता है, या अदर क्रैनियोफैशियल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है। फेम्यूर लेंथ की बात करें तो ये कोरिलेट करता है दोनों से, एक तो बाइपैराइटल डायमीटर और दूसरा गेस्टेशनल एज। इसमें अभी दिखाया था कि हम लॉन्ग एक्सिस लेते हैं लेकिन एपिफैसिस को नहीं जोड़ते हैं। इसमें गेस्टेशनल एज का एस्टिमेशन मेनली 7 से 11 दिन का वेरी हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है। अगर जनरल में देखें तो जो फीटल लेंथ है वो एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस के रेशियो में कितना होता है, तो 20 to 24% होता है। अगर ये फेम्यूर लेंथ को डिवाइड करें एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस से तो लेस देन अगर 16% आया, इसका मतलब क्या होगा, लीथल स्केलेटन डिस्प्लेसिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फीटल लेंथ को अगर हम किससे, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कुछ से डिवाइड करेंगे, इसका परसेंटेज लेस देन 16% आया, इसका मतलब कि स्केलेटन डिस्प्लेसिया हो रहा है, मतलब कि स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज स्टार्ट हो रहा है। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस मेनली हम कब देखते हैं, तो ये इसमें जो वेरिएशन आता है ना वो 2 से 3 वीक का आता है। ये मेजर करता है आउटर बॉर्डर ऑफ द स्किन। ठीक है। इसमें हम अभी देखे थे उसका स्ट्रक्चर जैसे